पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट की हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने 2 के अंदर डिवाइड किया इसको, मतलब कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, तो उसके अंदर अर्ली और लेट। अर्ली के अंदर हमारे पास सबसे नंबर 1 जो आती है एक्यूट एंडोथेल्माइटिस। व्हाट इज़ एक्यूट एंडोथेल्माइटिस? हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या सर्जन के हैंड्स के अंदर या असिस्टेंट के हैंड के अंदर या पेशेंट की खुद की आईलिड या उसकी आई के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर मौजूद है और वो इन्फेक्शन अगर इन्वेड करके एंटीरियर चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर चले जाता है तो वहाँ पे पूरा आई के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग एक्यूट एंडोथेल्माइटिस कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास पूरी आई जो होती है वो रिएक्शन होने का खतरा होता है उसमें, और उस दौरान अगर ये रिएक्शन हो जाता है तो पेशेंट जो होता है वो ब्लाइंड भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ द आई को इन्वॉल्व करती है, कोरॉइड से लेके यूवियल ट्रैक तक, यूवियल ट्रैक के बाद कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, हर चीज़ को ये इन्वॉल्व करती है और हमारे पास पूरा आई जो होती है उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और इट इज़ अ ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन एंड कैन लीड टू अ पेशेंट ब्लाइंड। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन हुई। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती है कॉर्नियल एडिमा। ये देखें, ये हमारे पास आए, ये हमारे पास कॉर्निया है, ये हमने यहाँ पे इंसिजन दिया कॉर्निया पे, तो यहाँ से इंसिजन के अंदर से हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस वगैरह अंदर जा सकता है और वो इन्वेड कर जाएगा एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर को, तो ये हमारे पास खत्म है। दूसरा कॉर्नियल एडिमा केस होता है, ये कॉर्निया को हम लोग जब कॉर्नियोस्केलर इंसिजन देते हैं, हम लोग कोई सी भी कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसके अंदर कॉर्नियोस्केलर इंसिजन देना पड़ता है, या हम लोग कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसके अंदर बड़ा इंसिजन देना पड़ता है और इसके अंदर हमारे पास छोटा इंसिजन देना पड़ता है, पर इंसिजन देना पड़ता है। तो इंसिजन हम लोग जब देते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो कॉर्निया के एंडोथेलियम, कॉर्निया के 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेस्मेंट मेम्ब्रेन और हमारे पास आखिरी में एंडोथेलियम आता है। तो एंडोथेलियम बहुत सेंसिटिव होती है और इट इज़ एनेबल टू रीजनरेट। जितनी एंडोथेलियम हमारे पास मौजूद है उतनी ही एंडोथेलियम रहेगी, उसके बाद हमारे पास एंडोथेलियम नहीं बनती अगर डैमेज हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एंडोथेलियम इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जाहिर सी बात हम लोग जब इंसिजन देंगे तो हमारे पास वो नाइफ होती है जिससे हम लोग इंसिजन देते हैं, उस वक्त अगर कॉर्निया के अंदर अगर वो एंडोथेलियम डैमेज हो गए तो कॉर्नियल एडिमा हो सकता है और ये एडिमा कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। पर अगर बहुत ज़्यादा एंडोथेलियम के अंदर मगर मसला हो गया तो ये परमानेंट कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा और ओपेसिटी बन जाएगी। तो हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी से पहले एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्यूलर माइक्रोस्कोपी। इससे हमें पता लगता है कि एंडोथेलियम के अंदर सेल्स कितने, नॉर्मली सेल्स जो होते हैं 3000 पर मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, पर अगर हमारे पास इससे कम है तो फिर कैटरेक्ट सर्जरी को थोड़ा सेंसिटिव तरीके से करना पड़ता है कि भाई इसकी एंडोथेलियम डैमेज ना हो जाए। तो ये हमारे पास इसके अंदर हम लोग कॉर्नियल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं। ये तो हो गया दूसरी कॉम्प्लिकेशन। तीसरी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती है वाउंड लीकेज। वाउंड लीकेज से क्या मतलब? वाउंड लीकेज के अंदर भी ये होता है, ये हमारे पास आए, ये हमारे पास कॉर्निया, यहाँ पे अगर हम लोग इंसिजन देते हैं तो क्या होता है कि फैको के अंदर तो बड़ा छोटा इंसिजन देना पड़ता है, कुछ मिलीमीटर का 2 to 3 मिलीमीटर का हम लोग इंसिजन देते हैं, तो उसके अंदर वाउंड लीकेज का खतरा कम होता है। पर कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी होती है उसके अंदर हम लोग इंसिजन बढ़ा देते हैं। अगर डॉक्टर ने स्विचर सही नहीं लगाया या हमारे पास कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वाउंड लीकेज होना शुरू है। वाउंड लीकेज के अंदर क्या होता है कि आई के अंदर के स्ट्रक्चर, आइरिस हो गया, तो आइरिस जो होता है वो हमारे पास बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाउंड लीकेज। और दिस वाउंड लीकेज कैन लीड टू इन्फेक्शन, एक्यूट एंडोथेल्माइटिस व्हिच इज़ अ ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमारे पास वाउंड लीकेज हो गया। इसके बाद हमारे पास आया था आइरिस प्रोलेप्स। आइरिस प्रोलेप्स भी हम लोग साथ ही लिखेंगे इसके, क्यों वाउंड लीकेज की वजह से आइरिस प्रोलेप्स हो रहा होता है। आइरिस प्रोलेप्स क्या मतलब? आइरिस प्रोलेप्स का मतलब है कि इस वाउंड के अंदर से हमारे पास आइरिस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि इस तस्वीर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो तस्वीर है इसके अंदर हमारे पास देख रहे हैं, ये कॉर्निया के अंदर डॉक्टर ने इंसिजन दिया। अगर यहाँ पे उसने स्विचर सही नहीं लगाया, इंसिजन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ से हमारे पास आइरिस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं आइरिस प्रोलेप्स। तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर बंदा चले जाता है। तो ये हमारे पास इसकी वो होगा। फ्लैट एंटीरियर चैम्बर के अंदर भी ये होगा। फ्लैट एंटीरियर चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास वाउंड लीकेज हो गई है तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, एंटीरियर चैम्बर भी फ्लैट हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग कॉम्प्लिकेशन के अंदर लेंगे। सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है। सेकेंडरी ग्लोकोमा कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा सेकेंडरी ग्लोकोमा की कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी ग्लोकोमा हमारे पास कैसे होता है, ये हमारे पास आइरिस है,
क्या होता है कि अगर हमारे पास विट्रस अगर निकल जाए, विट्रस निकलने के बाद ये हमारे पास पिपिलियर एरिया है, अगर यहाँ पे हमारे पास विट्रस सारा जमा हो जाए और पिपिलियर एरिया को ब्लॉक कर दे तो यहाँ से हमारे पास जो ड्रेन होना था एक्वस ह्यूमर वो ड्रेन नहीं हो पाएगा। जब ये एक्वस ह्यूमर यहाँ से ड्रेन नहीं हो पाएगा तो पीछे प्रेशर पड़ेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। और हमारे पास ये जो हमारे पास ये कॉर्निया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंटीरियर चैम्बर एंगल होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉकेज हो जाए ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी, बाज़ होगा तो हमारे पास जब लेंस पोस्टीरियर कैप्सूल अगर हमारे पास फट जाता है तो हम लोग एंटीरियर कैप्सूल के एंटीरियर चैम्बर के अंदर लेंस डालते हैं। जब हमारे पास एंटीरियर चैम्बर के अंदर हम लोग लेंस डालेंगे तो लेंस के जो हेप्टा होते हैं वो अगर इस चैम्बर को ब्लॉक कर दें, एंगल को ब्लॉक कर दें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है इसकी और कैटरेक्ट सर्जरी की। और सेकेंडरी ग्लोकोमा एक और वजह से होता है ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हम लोग पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड डालने का बोलते हैं कि वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर प्रोलॉन्ग अरसे के लिए अगर उस बंदे ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करे तो इट कैन ऑल्सो इंड्यूस ग्लोकोमा। तो ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आयरिडोसाइक्लाइटिस। इसका क्या मतलब है, वही चीज़ है कि अगर हमारे पास ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी हम लोगों ने लेंस तो निकाल दिया पर कुछ लेंस के पार्टिकल हमारे पास रह गए, जैसे कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आयरिस हो गया, ये हमारे पास ये मैंने लेंस तो नया लगा दिया, पर अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ मटेरियल रिटेन रह गया पुराने लेंस का जो कि हमारे पास कैटरेक्ट बना था, अगर उस लेंस का अगर कोई पार्टिकल रिटेन रह गया तो वो हमारे पास रिएक्शन करवा सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग ऑटोइम्यून रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास कैटरेक्ट जो होता है, नॉर्मली जो लेंस हमारे बॉडी के अंदर होता है वो इम्यून सिस्टम से हिडन होता है थ्रू आउट द लाइफ, पर अगर हमारे पास ये एक्सपोज हो जाए तो वहाँ पे ऑटोइम्यून रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आयरिडोसाइक्लाइटिस करवा देता है। और आयरिडोसाइक्लाइटिस के अंदर ये आयरिस इन्वॉल्व होगा, ये सिलियरी बॉडी इन्वॉल्व होगी और कोराइड इन्वॉल्व होगा। तीनों के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग आयरिडोसाइक्लाइटिस कहते हैं। ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाइफीमिया। हाइफीमिया क्या होता है, एक होता है हाइफीमिया और एक होता है हाइपोपियन। दोनों के अंदर फ़र्क बता देता हूँ मैं आपको। हाइपोपियन होगा एक्यूट एंडोथेल्माइटिस के अंदर। हाइपोपियन का मतलब है पस सेल इन द एंटीरियर चैम्बर, और इसका मतलब होता है ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। तो ये भी हमारे पास हाइफी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी। हमारे पास एंटीरियर चैम्बर के अंदर ब्लड अक्यूमुलेट हो सकता है, जाहिर सी बात है कोरॉइड की अगर कुछ वेसल्स रप्चर हुई हैं या हमारे पास कुछ भी कोई भी चीज़ डैमेज हुई, आयरिस डैमेज हुआ है, तो उसकी जो अंदर से ब्लडिंग होगी वो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर के अंदर अक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग हाइफीमिया कहते हैं। और हाइपोपियन हमारे पास इन्फेक्शन के अंदर पस सेल्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पास एक्यूट एंडोथेल्माइटिस के अंदर होता है, तो हमारे पास हाइपोपियन वहाँ हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गए अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अब आया था हमारे पास लेट कॉम्प्लिकेशन। कॉमन जो होती है वो हमारे पास अर्ली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेट कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती, बट लेट कॉम्प्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास क्रॉनिक एंडोथेल्माइटिस कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कैप्सुलर बैग जो है उसके अंदर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरिया हैं या हमारे पास फंजा हैं या हमारे पास दूसरी चीज़ें, वो अगर वहाँ पे अगर अक्यूमुलेट हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखते हैं कि हमारे पास इम्यून सिस्टम कम हुआ है बॉडी के अंदर, तो वो फिर एक्टिवेट होते हैं, तो वो क्रॉनिक एंडोथेल्माइटिस करवा देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक वो है सही। दूसरा हमारे पास होता है कॉर्नियल एडिमा, ये भी क्रॉनिक के अंदर आता है। ये जो कॉर्नियल एडिमा है ना, ये हमारे पास परमानेंट भी हो सकता है। ये परमानेंट क्यों होगा कि हम लोगों ने अगर कॉर्निया के अंदर एंडोथेलियम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो वहाँ पर बुल्लस केराटोपैथी हो जाएगी, जिसकी वजह से परमानेंट कॉर्नियल डिकम्पनसेशन हो जाएगी और हमारे पास कॉर्नियल एडिमा परमानेंट हो जाएगा, ओपेसिटी बन जाएगी कॉर्नियल एडिमा की। सही, ये हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आया था सिस्टोइड पेकुलर एडिमा। तीसरे नंबर पर जो हमारा, चौथे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट कैसे होती है, ये हमारे पास आयरिस है। ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी अगर हमारे पास ये जो विट्रस है सारा, अगर ये पोस्टीरियर कैप्सूल अगर फट जाता है तो विट्रस बाहर आना शुरू हो जाता है। अब जब विट्रस यहाँ से बाहर आना शुरू होगा ना, तो विट्रस बिल्कुल रेटिना से अटैच होता है, तो विट्रस अपने साथ साथ रेटिना को भी कभी कभी खींच लेता है, तो उसको अंदर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है और ये हमारे पास बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। इट कैन लीड पेशेंट टू ब्लाइंड। ये हमारा रेटिनल डिटैचमेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो ट्रीटेबल भी है,
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, वो हमारे पास है PCO, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, बोलो, ये लेंस हो गया, यहाँ पे पोस्टीरियर कैप्सूल है, यहाँ पे एंटीरियर कैप्सूल है। ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी एंटीरियर कैप्सूल को तो हम लोग निकालते हैं, तो जब भी हम लोग लेंस बाहर निकाल पाएंगे, कैटरेक्ट बाहर निकाल पाएंगे, तो एंटीरियर कैप्सूल को तो रिमूव करना पड़ता है। पोस्टीरियर कैप्सूल जो होता है वो इंटैक्ट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर जो यहाँ पे एपिथेलियम होती है, लेंस की एपिथेलियम यहाँ पे लगी होती है। कुछ एपिथेलियम्स जो होती हैं वो हमारे पास अगर बनना शुरू हो जाए, वो हमारे पास अगर ग्रो करना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास लेंस की ओपेसिफिकेशन करवा देता है। तो इसके हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिसके ज़रिए ओपेसिफिकेशन होती है लेंस पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर। सबसे पहले जो ओपेसिफिकेशन होती है, प्राइमरी ओपेसिफिकेशन होती है, वो हमारे पास कैसे होती है कि कैप्सूल का कुछ पार्ट अगर हमारे पास रह जाता है, वो ओपेसिफिकेशन करवा देता है। दूसरा हमारे पास होता है इल्शिंग पर्ल्स। इल्शिंग पर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वही वाली लेंस की जो एपिथेलियम होती है, जो कि पोस्टीरियर कैप्सूल में होती है, वो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाए, प्लोरिफरेट कर जाए, तो वो हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर ओपेसिफिकेशन करवा देगी। जिस ओपेसिफिकेशन ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओपेसिफिकेशन, ये ओपेसिफिकेशन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ओपेसिफिकेशन यहाँ पे है, जो कि हमारे पास लेंस के अंदर करवाती है पोस्टीरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन हुआ, और ये इजीली ट्रीटेबल भी है। तीसरा हमारे पास ये होता है कि अगर कैप्सूल की फाइब्रोसिस हो जाए, यहाँ पे अगर हमारे पास कैप्सूल की फाइब्रोसिस हो जाए थ्रू मेटाप्लेजिया, तो ये भी हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन करवाती है। इसका वाइड ट्रीटमेंट एक ये बच्चों के अंदर हम लोग सर्जरी के ज़रिए निकालते हैं, बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर हम लोग, और बड़ों के अंदर जो होता है वो होता है यॉग लेज़र। यॉग लेज़र एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूल को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है, और वो बंदे की जो विजन होती है वो साफ़ हो जाती है। क्योंकि पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन जो होती है, एक तरह से हमारे पास उसको रेज ऑफ लाइट को रोक रही होती है। तो उस रेज ऑफ लाइट को रोकने वाली जो चीज़ है, उसको अगर हम लोग रिमूव कर दें पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन को, तो हमारे पास नॉर्मल पेशेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके अलावा थैंक यू वेरी मच।